आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। ललितपुर जिले के झांसी परिक्षेत्र के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने किया निरीक्षण। जैसा कि आपको बताते चले, झांसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने जनपद ललितपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम पुलिस कार्यालय परिसर का भ्रमण किया और विभिन्न शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सभी शाखा प्रभारियों को अच्छा कार्य करने, पुलिस कर्मियों से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण करने, सहयोगियों के साथ मधुर व्यवहार एवं कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक चुनावी समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुपालन में सभी पुलिस क्षेत्र अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों का जिला अधिकारी कार्यालय के शस्त्र लाइसेंस रजिस्टर से मिलान कराकर सत्यापन कराने, नियमानुसार लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा कराने, अवैध शस्त्र निर्माण की फैक्ट्रियों को चिन्हित कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। ललितपुर जो पुलिस है ये पूरा जोश में है और कार्रवाइयाँ लगातार कर रही है, खासतौर से अराजक तत्वों के विरुद्ध और नियमानुसार कर रही है। हाल फिलहाल में जैसे चुनाव आपने कहा कि समीप हैं, तो माननीय आयोग की जितनी गाइडलाइंस हैं, पुलिस मुख्यालय से जितनी गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उस सबसे सबको अवगत कराया गया है। विशेष तौर से अवैध शराब, नारकोटिक्स, स्वापक पदार्थ जो होते हैं, इनके विरुद्ध, और वास्तव में जो लोग इस तरह की वल्नरेबिलिटी क्रिएट करते हैं या जो अपना प्रभुत्व जमाकर लोगों को डरा धमका सकते हैं, इनकी सूचीबद्ध करके इनके आपराधिक इतिहास अनुसार, इनकी हरकतों के अनुसार इन पर गुंडा, गैंगस्टर आदि कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। यह भी देख लिया गया है कि जो सिक्योरिटी होती है किसी भी मतदान के समय, चाहे वो मतदान केंद्र की सिक्योरिटी है, उसके बारे में, साथ ही जो पुलिस बल बाहर से आता है या सीएपीएफ बाहर से आती है, उनके रुकने के लिए और लॉजिस्टिक्स की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वाहनों की व्यवस्थाएं हैं आदि, उन सब के बारे में विस्तृत माननीय आयोग के जितने भी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मुख्यालय के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, उसके अनुसार सभी को अवगत कराया गया है और सभी ने ध्यानपूर्वक उसमें उसको सुना भी है और उसी हिसाब से लोग अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आचार संहिता लगने के बाद से ही चेकिंग शुरू हो जाती है, कैश पकड़ा जाता है, उस स्थिति में क्या मापदंड है? कैश के पकड़ने के बाद क्या किस प्रकार उन्हें छोड़ा जा सकता है, क्या मानक है? ये मानक जो होते हैं बेसिकली, इसका अभी एक आज ही ट्रेनिंग जो है जिलाधिकारी द्वारा, जो इसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स के लोग होते हैं या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स के लोग, उनको पूरा विधिवत ट्रेन किया जाता है। इसके पूरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसके अलावा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं, इनकी अलग से इनको भी इसके बारे में अवगत कराया जाता है। उसमें जांच का भी प्रावधान होता है, मुकदमे का भी प्रावधान होता है। डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में और किस उनका अवसाद या स्ट्रेस कम होता है, उससे व्यवहार में उससे भी सुधार आता है। तो दोनों चीज़ें, अच्छा व्यवहार कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग, और दूसरा पुलिस जो है स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ है, इसके लिए उसमें खेल कूद और जो ग्रुप गेम्स होते हैं, टीम स्पिरिट होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए करने का अधिकार सबके पास है। ये संवैधानिक भी अधिकार कह सकते हैं उसको, और लोकतांत्रिक अधिकार भी कह सकते हैं कि शिकायत करना, पुलिस में हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप हमसे शिकायत ना करें, ये अधिकार उसको देना चाहिए। लेकिन उसकी शिकायत पर जो जांच होने योग्य चीज़ें हैं, उस पर शीघ्र जांच हो जाए। जो दर्ज होने योग्य है एज पर लॉ, नियमानुसार तो दर्ज होना जरूरी है। हम हर केस में ये नहीं कह सकते कि हम दर्ज ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार वो दर्ज हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन, साक्ष्य बटोरना पुलिस का काम है। यथाशीघ्र क्या घटनाक्रम था, कौन कौन उसमें थे और क्या उसमें धाराएं बनती हैं, उस हिसाब से ही चार्जशीट हो। ये नहीं होना चाहिए कि घटना कोई है और चार्जशीट किसी और धारा में लग गई, घटना में कोई लोग शामिल थे और चार्जशीट कोई और। यहाँ पर हम लोगों के डिप्टी एसपी जो क्षेत्राधिकारी का पर्यवेक्षण और हमारे विवेचक का व्यवसायिक दक्षता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेरा यही कहना है कि कभी अगर ऐसी नौबत आती भी है तो उसको बहुत जल्दी विवेचना करके, अगर झूठी रिपोर्ट है तो एक्सपांडिंग रिपोर्ट उसमें लगनी चाहिए, और जो माननीय न्यायालय को भी एक रिपोर्ट बना करके पेश की जाती है,
वो भी उसको माननीय न्यायालय को दे देनी चाहिए कि इस व्यक्ति द्वारा झूठे इसमें आरोप लगाए होता है और हमेशा सुरक्षित वातावरण में कराया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर कुछ समय है, उससे पहली तैयारियां शुरू हो जाती है। लोगों को चिन्हित किया जाता है कि कौन लोग हैं जो व्यवधान डाल सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, वोट डालने से रोक सकते हैं, और उन लोगों को भी चिन्हित किया जा सकता है जिनको कोई डरा सकता है या कोई भी ऐसी चीज जो सामान्य चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। इसलिए माननीय आयोग के विभिन्न गाइडलाइंस हैं, वल्नरेबिलिटी मैपिंग के तरीके हैं, तदनुसार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें 716 है, 109 CRPC, 110 CRPC है, 151 की कार्रवाई है, इसके अलावा 110 जी की कार्रवाई, गुंडा की कार्रवाई है, जिला बदर की है, गैंगस्टर की कार्रवाई और आगे की कार्रवाइयाँ भी, जो बॉन्ड कह लीजिए उसको, जो उसकी कंडीशंस को वायलेट करता है, उसका जब्तीकरण की भी इसमें प्रावधान होता है। कुल मिलाकर के ये तैयारियां इस जनपद में भी की गई हैं। 90% कार्रवाइयाँ पूर्ण हैं, 10% क्योंकि अभी समय भी है। एक बार पुनः कहा गया है कि फिर से इस तरह के लोगों को चिन्हित करें जो व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से चिन्हित करते हुए इन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर इसी को थोड़ा सा आगे चाहिए कि किन कारणों से मुकदमे लिखे गए, और उसमें अगर पति पत्नी के झगड़े और 8-10 मुकदमे तो चुनाव कैसे प्रभावित होता है, इस पे भी सोच लें। नहीं करो नहीं, तो उसका गंभीरता क्या है ये देखना होता है कि क्या सामान्य चुनावी प्रक्रिया को वो अपराध या अपराधी बाधित करेगा कि नहीं करेगा। और इस तरह के लोग जिनका इतिहास होता है उनकी हिस्ट्री शीटें खोली जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है। निगरानी में ये पाया जाता है कि गड़बड़ कर सकते हैं तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। 716 आदि पूरा प्रावधान इसमें है, उसी को अमल में लाना होता है, इसलिए सब मीटिंग की। चुनाव पीरियड व्यवस्था ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं इनके साथ जेल अधिकारी होते हैं, इसके अलावा थाना मोबाइल होती है, वही तो पूछा। सुधार की गुंजाइश होती है। जी, बहुत सी चीजें संतोषजनक मिलती है, सब कुछ नहीं मिल सकता है। जी सर। पुलिस में बहुत ज्यादा मैंडेट होते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों के पास बहुत सारी चीजें हैं जो और बेहतर की जा सकती है। जैसे कल्याण से जुड़ी चीजें काफी कल्याण किया गया, लाइन में अच्छी पेंटिंग वगैरह, जैसे परेड ही थी, परेड का जो क्वालिटी है उसको और बेहतर करने के लिए बोल दिया गया है। और जो परेड से जो जितना जो ज्ञान होता है उपकरणों के ड्रिल वगैरह के, उसको और बेहतर करने के लिए, और टीम सर्विस ट्रेनिंग, क्या जैसे सिपाहियों का ट्रेनिंग जो पुलिस लाइन में होगा उसको और बेहतर करने के लिए बता दिया गया। फिलहाल जो भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ की गई तो परेड का स्तर काफी अच्छा था, तो आगे भी चीजें जो और जो गुंजाइशें हैं इस पर और और पुलिस एक बहुत ही व्यवसायिक दक्ष बल के रूप में लोगों के बीच में अपनी और छवि में सुधार करे और लोगों में विश्वास पैदा कर सके, इस काबिल बनाने के लिए आदेशित किया गया। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।